नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे से 5वें एपिसोड में। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपके लिए एक छोटा सा सूचना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के इन बातों को, इस पूरे सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहां आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप इस पूरे मेथड्स को समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं सीए दिवाकर जग्गा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आज हम जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो रखना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि हम गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड का क्या जो स्ट्रक्चर है, जो हम अगर अपने देश की बात करें तो गोल्ड लाइक ए प्रेशियस आइटम है, वो प्रेशियस मटेरियल है। अगर हम गोल्ड की पास्ट को देखें, गोल्ड जो हमारा आइटम है उसको पास्ट को देखें और उसको प्रेजेंट को देख लें तो लगभग एक जैसा है। हम पास्ट में बहुत ही वैल्यूएबल आइटम समझते थे और आज भी लगभग उसी प्रकार से समझते हैं। तो जो अगर हम इस चीज को एज ए वैल्यू समझ रहे हैं और इसको हम बहुत ही वैल्यूएबल कंसेप्ट के तौर पे समझते थे, तो क्या इस चीज को, इस पूरे गोल्ड सिस्टम को, जो हमारा बिटकॉइन है, क्रिप्टो मार्केट है, क्या इसे रिप्लेस कर पाएगा? देखिए पुरुषोत्तम जी, जहाँ तक रिप्लेस करने की बात है तो ये मैं मानता हूँ कि अभी इसको डिस्कस करना बहुत जल्दी है जी। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें और सामने आएंगी जी। कि एज ए मीडियम ऑफ वैल्यू, कैरेज ऑफ वैल्यू, क्या बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है जी? तो इसके लिए थोड़ा समय अभी हमें लगेगा अनफोल्ड होने में इस मिस्ट्री को जी। लेकिन जैसे हमने पिछले एपिसोड 4 में भी ये डिस्कस किया था कि किस तरह बिटकॉइन गोल्ड से सुपीरियर बैठता है। लेकिन अब हम यहाँ ये भी बोलते चलें कि दुनिया उसको कैसे अडॉप्ट करती है। अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो बिटकॉइन थोड़ा ऊपर बैठ रहा है गोल्ड के जी हाँ। लेकिन क्या पब्लिक उसको उतना एक्सेप्ट करेगी जितना गोल्ड को करती है? वो आने वाले समय में क्लियर होगा। तो ये तो चीज हम फ्यूचर पे छोड़ देंगे जी हाँ। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करी हैं, हमारे दर्शकों को भी समझ आ गया होगा जी। कि हाँ, इसमें ऐसा कुछ है जो ये गोल्ड को टक्कर देने की पोजीशन में है जी। रिप्लेस नहीं, लेकिन टक्कर देने की पोजीशन में आज है जी। रिप्लेस होगा नहीं होगा ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन टक्कर ये दे रहा है। वैल्यू की बात करें या प्रोडक्शन टू इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन की बात करें या कैरिंग कॉस्ट की बात करें या ट्रांसफर की बात करें, बिटकॉइन को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस भी करेंगे। इन एवरी एस्पेक्ट यस। तो अगर हम एक्चुअली मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कैसे सब तरह की एसेट्स की खामियों को निकाला गया और उनकी सिर्फ अच्छी चीजों को उसमें रख लिया गया। तो इस तरह करके ये बिटकॉइन बना था। अब हम बात कर लें जो आपने प्रश्न पूछा था। अब आप एक चीज पुरुषोत्तम जी नोट करी होगी आपने कि समय के साथ साथ पैसे का रूप बदलता रहा है जी। कैसे बदलता रहा है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पहले जो है सीशेल एज ए करेंसी चलते जी हाँ। फिर आपने ये भी सुना होगा कि गोल्ड कॉइन एज ए करेंसी चलते थे। फिर सिल्वर कॉइन एज ए करेंसी चलने लग गए। फिर आपका जो मेटल से बने हुए जैसे तांबे का कॉइन चलने लग गया। फिर उसके बाद चलते चलते ये जो है ये हमारा पेपर करेंसी में आ गया। मतलब एक समय था कि वो बार्टर सिस्टम भी था, जहां बार्टर सिस्टम भी था एग्जैक्टली। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती थी कि आप उसको, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो सब्जी लेके जाते हैं और बदले में आप उसको बोलते हैं कि मेरे को 1 किलो गेहूं दे दे। तो अब
किसको सब्जी चाहिए, किसको गेहूं चाहिए, वो मिलना आसान नहीं होता था जी। और आपको 1 किलो सब्जी देना है लेकिन सामने वाले को सिर्फ आधा किलो ही लेना है, तो ये वही पॉइंट आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी, इजी टू कैरी और एक्सेप्टेंस जी। तो ये बार्टर सिस्टम में ये कमियां जो थी उनको दूर करने के लिए ये जो गोल्ड कॉइन, लेदर कॉइन, सी शेल, इनको लेके आया गया। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा, इसको जानना उनके लिए अच्छा रहा। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे ये कॉइन शुरू से चलते हैं, सी शेल चली, गोल्ड कॉइन चले, सिल्वर चले। अब इनमें हुआ क्या ओवर द पीरियड, कुछ तो अंडर एफिशिएंट हो गए और कुछ ओवर एफिशिएंट हो गए। अब अंडर एफिशिएंट में जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि सी शेल जो थे वो अंडर एफिशिएंट हो गए जी। कैसे हो गए कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, लेकिन जो गोल्ड कॉइन थे वो ओवर एफिशिएंट हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को गोल्ड एज ए वैल्यू कैरी करने के लिए ज्यादा पसंद आने लग गया, तो फिर उसको एज ए मनी सिस्टम उसको हटाना पड़ा और सिल्वर को लेके आना पड़ा। फिर लोगों ने सिल्वर को पसंद करना शुरू कर दिया, तो ये जो एसेट थी ये एफिशिएंट होती गई। सी शेल, लेदर कॉइन ये इनएफिशिएंट हो गए तो रिप्लेस हुए। गोल्ड और ये सिल्वर और ये मेटल जो है वो ओवर एफिशिएंट हुए, इसलिए सिस्टम से बाहर हो गए। जी जी जी। अब हम आज की बात करते हैं। आज के टाइम में क्या होता है कि हमारे यहाँ पेपर करेंसी चलती है, जिसे हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ओवर द पीरियड बहुत देशों की सरकारों ने अपनी आप उनको देखिए, अब हम यहाँ फिर कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत देशों की सरकारों ने जो ये पेपर करेंसी का सिस्टम है उसको इनएफिशिएंट कर दिया। वो कैसे कर दिया, वो उनकी नाकामियां समझ लो या उनकी कुछ ऐसी चीजें जो वो नहीं कर पाए, तो वो या इकोनॉमी को वो ठीक से नहीं चला पाए जी, तो उन्होंने पेपर करेंसी वाला जो सिस्टम था उसको इनएफिशिएंट कर दिया। कैसे कर दिया? आज मान लीजिए किसी देश की सरकार है, वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रही है। ऑल्दो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जो नए नोट छपते हैं वो एक जो साल के शुरू में बजट बनता है कि इतना रेवेन्यू आएगा, इतने खर्चे होंगे, और उसका जो डेफिसिट होता है उतने नोट नए छापे जाते हैं। लेकिन बहुत देशों की सरकारें इतनी इनएफिशिएंट होगी कि उनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ी उन्होंने नोट छापना शुरू कर दिया। जब आपको पैसा चाहिए नोट छाप लो, कागज ही तो प्रिंट करना है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, हम अपने देश की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो एक मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन बहुत देशों की सरकारों ने मनी सिस्टम को, पेपर करेंसी सिस्टम को इनएफिशिएंट कर दिया जी। तो अब उस इनएफिशिएंसी को सिस्टम से प्लग करने के लिए मेरा ये मानना है कि इस बिटकॉइन को लाया गया। अब हम इसको इस तरह भी देखेंगे। सर आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातों को यहाँ रखना चाहूँगा। पहले तो आपने सर डिस्कस किया कि किस प्रकार से अलग अलग दौर में करेंसीज बदले। हाँ, तो मतलब अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से लोगों ने करेंसीज को यूज किया और अलग अलग वो अपना पैमाना रखे। बिल्कुल हाँ, एज पर सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रहे थे कि हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी तक हम ये मतलब प्रोविजनरी नोट्स, मतलब करेंसीज जो कागज के नोट्स होते हैं उसको मतलब वैल्यू के रूप में देख रहे हैं या मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपनी सरकार को भी देख लें तो वो डिजिटल करेंसीज की ओर मूव कर चुकी है। यूपीआई पेमेंट्स या यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करना हो, या फिर जिस प्रकार से डिजिटल करेंसीज का दौर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम एक तरीके से उस दौर की ओर बढ़ चुके हैं आगे। एब्सोल्युटली राइट। तो पुरुषोत्तम जी, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि आज जब हम जो ये डिजिटल मनी यूज करते हैं, चाहे वो पेटीएम है या आपका मोबीक्विक है, मतलब कोई भी यूपीआई मेथड है जी, तो वो बेसिकली एक सिस्टम है किस चीज का, उसी पेपर मनी को ट्रांसफर करने का। तो अगर किसी देश का पेपर मनी सिस्टम वीक है जी, तो अगर हम उसको वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर करें या कैसे भी ट्रांसफर करें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर आपका पेपर मनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी बैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो वो वीक ही है, चाहे आप उसको आपको वॉलेट से ट्रांसफर करो जी, चाहे आप उसको फिजिकली ट्रांसफर करो, तो वो इन एनी केस वो वीक है जी, क्योंकि उसका बैकिंग जो है वो नोट ही है जी। लेकिन जिस क्रिप्टो करेंसी, जिस बिटकॉइन सिस्टम की हम बात करते हैं, उसका बैकिंग सिस्टम इनसे डिफरेंट है। तो इस तरह ये चीज जो है ऑपरेट होती है जी। तो इसको हम उस तरह अलग मान के चलेंगे। सर एक चीज और, जिस प्रकार से आपने बताया अभी कुछ देर पहले, मतलब हमने पिछले एपिसोड्स में ये बातें की थी कि आपने बताया था कि हर दौर में ये चीजें बदलती हैं और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जिस प्रकार से पेपर करेंसी से हम लोग डिजिटल करेंसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन का वो पीरियड आ चुका है? क्या हमारा देश, हमारा कंट्री क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस मामले में? जैसे हमने बाटर सिस्टम से अडॉप्ट किया कॉइन सिस्टम को, उसी प्रकार क्या हम करेंसीज, जो पेपर करेंसीज की बात करते थे, क्या उससे हम डिजिटल करेंसीज की ओर बढ़ चुके हैं? तो इसका मैं, देखिए पुरुषोत्तम जी, इसको हम यहाँ फिर इसी तरह ही कवर करेंगे कि डिजिटल करेंसी होना, एक तो आपका अपना करेंसी है जिसको आपने डिजिटल कर दिया जी, और एक क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन है, वो अपने आप में एक सिस्टम है जी, है ना। तो उनको आप मिक्स नहीं करोगे। तो अब आपका अपना करेंसी चल रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए आप डिजिटल मीन यूज कर रहे हो, तो उस डिजिटल मीन का बैकिंग आपका अपना करेंसी ही है। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज है, उसका बैकिंग सिस्टम डिफरेंट है। वो कैसे ऑपरेट करता है उसके लिए हम टेक्निकल एक पूरा सेशन करेंगे जिसमें आप बिटकॉइन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाँ। तो अब हम आते हैं अपने वही पुराने क्वेश्चन पे, कि कैसे हर 1000 से 1500 साल के बाद मनी का रूप बदलता है। हाँ। सी शेल से होते हुए, ये बार्टर सिस्टम से होते हुए ये सी शेल गया, सी शेल से गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, और इस तरह मूव करते करते ये पेपर करेंसी तक पहुंचा। कुछ ओवर एफिशिएंट हुई, कुछ अंडर एफिशिएंट हुई। अब हम ये मानते हैं कि पेपर सिस्टम, जो पेपर करेंसी सिस्टम है, वो बहुत सारी कंट्रीज ने, स्पेशली जो वीक इकोनॉमीज कंट्रीज हैं, उन्होंने उसको अंडर एफिशिएंट कर दिया। तो उसको, अब मेरा दिमाग ये कहता है, जितना मैंने इसको स्टडी किया है, कि ये वो समय है, या ये वो समय की शुरुआत हो चुकी है, वो या वो 1000-1500 साल अब पूरे हो चुके हैं जब हमें पेपर करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो अब उसके जो हम क्या बोले कि उसके बैकिंग में या उसके रिप्लेसमेंट में जो आएगा वो ये बिटकॉइन होगा, या वो ये क्रिप्टो करेंसीज होंगी। तो इसको हम इस नजरिए से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि हर 15 मतलब एक दौर के बाद करेंसीज को बदला जाता है या फिर नेचुरली वो बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिटकॉइन हम लॉन्च कर रहे हैं, या बिटकॉइन जिस प्रकार से अपना एक रफ्तार पकड़ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा। हाँ। तो इसमें वही अडोप्शन वाला इस बात आ जाता है कि जैसे जैसे इसका अडोप्शन बढ़ता जाएगा तो शायद ये पेपर करेंसी को भी रिप्लेस कर दे, ये मेरा मानना है। अब यहाँ मैं दर्शकों को एक चीज और बताता चलूं कि गोल्ड और बिटकॉइन को हमने बड़े अच्छे से कंपेयर किया, पैसे की हिस्ट्री को हमने बड़े अच्छे से कंपेयर किया, समझा। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कि आप कभी भी, अब आप डेवलप्ड कंट्री जो है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं जो इकोनॉमी, जब हम उनकी बात करते हैं तो आप उनको आप सुनोगे ना, तो वो आपको बड़े ही मतलब गरूर के साथ, बड़े ही घमंड नहीं बोलूँगा, बड़े ही प्राउड के साथ आपको एक बात बोलते हैं कि हमारे देश के 50% नागरिक जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में वो जो इन्वेस्ट करते हैं, जब वो जो ब्रैग करते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, चेस्ट थम्पिंग करते हैं कि देखो हमारे जो सिटीजन हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनके पास वो सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम सेविंग बैंक की बात करते हैं, मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप उस पर 2.75% आपको आज की डेट में उस पर ब्याज मिलता है जी। लेकिन यही अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ब्याज का जो रेट है वो 0.02% से लेके 0.05% तक है जी। तो इसका मतलब अगर वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं
तो रफली उनको नेग्लिजिबल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि हम उसको एफडी में लगा देते हैं। अब एफडी में क्या बात आती है, हमारे यहाँ भी एफडी में भी इंटरेस्ट रेट अच्छा चल रहा है, इसका भी चलन बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत चलन है, लोग बहुत उस पर विश्वास करते हैं, सरकार का भी उस पर बहुत अच्छा बैकिंग होता है। 6-6.5% हमें रफली उस पर ब्याज मिल जाता है। अब यही एफडीज की बात अगर हम डेवलप्ड कंट्री में बात करें, जिनका इकोनॉमी डेवलप हो चुका है, वो आपको एफडी पे ब्याज देते हैं 2%, 2.25%। और जो वहां उनका इन्फ्लेशन है वो 2, 2.5, 3, 4% तक जाता है जी। तो अगर वो इन चीज़ों में, अगर वो सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं तो वो उनका मनी 4% से डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर वो एफडी में डालते हैं तो उनका मनी 2% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो वहाँ के लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करते हैं, जहाँ उनका पैसा जल्दी से ग्रो करता है। तो ये सारा मेरा दर्शकों आपको बताने का एक पर्पज़ ये भी था कि आपको भी ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो समय धीरे धीरे भारत में भी आता जा रहा है। आप देखेंगे एफडी इंटरेस्ट रेट, सेविंग इंटरेस्ट रेट किस तरह डाउन आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम एट पार आ जाएंगे डेवलप्ड कंट्री के। तो अब ये आप लोगों के लिए एक जानकारी भी है कि जितना जल्दी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम को समझ लेंगे, जी हाँ, ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और जब आप अपना जो आपकी आगे लाइन होती है, जो आपके आगे बच्चे होते हैं, जिन्हें हम हमारी पीढ़ी बोलते हैं, है ना, तो उन पीढ़ी को भी आप घर गाड़ी देने के अलावा एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम आप समझा कर जाएं। पहले खुद समझें, फिर उनको भी समझा कर जाएं। जी हाँ। क्योंकि जो लग्जरी सेविंग इंटरेस्ट वाली और एफडी इंटरेस्ट वाली लग्जरीज आपको मिली हैं, वो उनको नहीं मिलने वाली है। तो जितनी जल्दी आप उनको लॉन्ग टर्म जो है वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम समझा देंगे, जो कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इनसे होके जाती है। आप सेफ हेवन में पैसा लगा के, ये एफडी और ये इनको हम सेफ हेवन बोलते हैं। अगर आप सेफ हेवन में पैसा लगा के सोच रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी। तो यहाँ मेरी आपको एक एडवाइस ये भी रहेगी, हमारे दर्शकों को भी ये रहेगी, कि आप इस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को समझ लें, जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से होकर जाता है, और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी समझाना शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये वहीं जाने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो हमारे दर्शकों को यहाँ समझना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। सर, जैसे आपने बात किया कि व्यक्ति, जैसे अगर कोई मान लेते हैं घर का मुखिया हो, घर का हेड ऑफ द फैमिली हो, वो अपने मतलब आने वाले मेंबर्स को, जो वो बड़े होंगे, घर परिवार को संभालेंगे, तो उनको ये इन्वेस्टमेंट के तरीके बताने पड़ेंगे कि किस प्रकार से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट। एब्सोल्युटली। सर, मैं बात करता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की, अपने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें तो उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोगों में ये चीज पता ही नहीं है कि हाँ, ये इसके शिक्षा लोगों को मिलता ही नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किस प्रकार से दूरदर्शिता दिखानी चाहिए इस सेक्टर में। लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो किस प्रकार से लोग अपने आप को इस पूरे सिस्टम से जोड़ें, किस प्रकार से लोग अपने आप को एडुकेट करें, या किस प्रकार से प्लानिंग करें कि हाँ, आने वाले दिनों में हमने जो लग्जरी लिया, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उन्हें भी ये लग्जरीज मिल पाएं, या जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर पाएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पुरुषोत्तम जी। तो यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। जब हम बात करते हैं, जो आपको अपने आने वाली जनरेशन को सिखाना भी पड़ेगा, जो जरूरी भी हो जाएगा। तो इसमें जो एक मेजर पॉइंट है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो मेजर इशू होता है होल्डिंग। जो भी चीज आपने खरीदी है उसको होल्ड करके रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको एप्रिसिएशन देकर गया है। क्यों देकर गया है, इसको आज हम समझते हैं जी। तो ये आपको अपने जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी काम आएगा।
गोल्ड जो है वो हम खरीद लेते हैं जी, और घर जो है हम खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आज की बात बताता हूँ। आज मैं किसी को मिला तो मैंने उनसे बातें कर रहा था, तो एक ऐसे ही प्रॉपर्टी की बात चली, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर की कीमत जो है वो 1 करोड़ हो गई है जी। अब उसको आप 5 करोड़ समझ लो, 3 करोड़ समझ लो, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो मैंने पूछा अच्छा आपने ये कितने में खरीदा था? तो उनका जवाब था जी ये मैंने तो नहीं खरीदा था, ये मेरे दादाजी ने खरीदा था, उस टाइम 1 लाख रुपए में। अरे अब आप यहाँ इसको समझिए कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन क्या है। उनके दादाजी ने 1 लाख रुपए में खरीदा, आज उनके पोते उसको 1 करोड़ रुपए में रख रहे हैं। तो पॉइंट क्या है? होल्ड करना। उस एसेट को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था जी। अब इसको आप क्यों होल्ड कर पाते हो? एक तो आप इसके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हो कि ये मेरे दादाजी का खरीदा हुआ है, जो हमारे यहाँ भारत में बहुत होता है। दूसरा एक जो मेजर इशू है, अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ एक जो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो होती है टिक्कर जिसपे उसका रेट चलता रहता है। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो उसका रेट चलता है, आपने एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, आप उसको बार बार देखते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आप देखते रहते हो ये 50% कम हो गया, या ये मेरा 20% बढ़ गया, या ये मेरा 40% कम हो गया, ये मेरा 90% बढ़ गया। तो वो जो रेट आपके सामने चल रहा है वो आपको खरीदने या बेचने के लिए उत्सुक करता रहता है। लेकिन जो घर आपने खरीद लिया उसका ऐसा कोई रेट नहीं चलता कहीं भी, और ना ही आप उसको कहीं पूछते हैं, सोचते ही नहीं है। तो ये देखिए ये यहाँ से कितना अच्छा एक पॉइंट उभर के सामने आ रहा है कि किस तरह अगर आप किसी एसेट को होल्ड करके रखते हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो स्टॉक का जो आपका शेयर है, जी होल्डिंग यहाँ पे की है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ रोज के रोज यहाँ आपको आपकी प्रॉपर्टी का रेट दिखाया जाए और हर 15 मिनट या हर 5 मिनट में उसको ऐसे टिक किया जाए कि ये 20% डाउन हो गया, ये 10% चढ़ गया, तो वो आपको परेशान करता रहेगा। सही। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो आप अच्छा क्रिप्टो करेंसी या अच्छा स्टॉक खरीदते हैं और उसको आपको लेके भूल जाते हैं, तो ही आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाओगे जी, है ना। उसको बार बार देखने से आप नहीं कर पाओगे। जैसे हमने अभी बात करी हाउस प्रॉपर्टी की, घर की, जो आपके दादाजी ने खरीदा था और आज उसकी कीमत 20 गुना हो गई। इसी तरह गोल्ड में होता है। अब हमारे गांव में जब हम जाते हैं हम समझते हैं कि वो गोल्ड को इतना वैल्यू क्यों देते हैं। वो यही बताते हैं कि हमने 20 साल पहले इतने में खरीदा था, आज ये हमारा इतने का हो गया, तो वो गोल्ड को वैल्यू देते हैं। लेकिन नहीं, एक कारण ये भी है सर कि गांव में या फिर ऐसे क्लासेस में गोल्ड ही लोगों को पता है, गोल्ड के आगे पता ही नहीं है कि इसके क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, सही कह रहे हो, या फिर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट। सही कह रहे हो आप, गोल्ड है तो सब कुछ है। सही कह रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, अब ये तो आप एक चीज तो मान के चलिए, जैसे आपने पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करी, तो कहीं ना कहीं ये तो बढ़ना है जी। जिस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हमारी कंजम्पशन है जी, इन चीज़ों का ग्रो होना सर्टेन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का होना सर्टेन है। अल्टीमेटली लोगों को बैंकिंग सिस्टम में आना पड़ेगा, अल्टीमेटली उनको शेयर मार्केट में भी जाना पड़ेगा जी, या क्रिप्टो मार्केट में भी जाना पड़ेगा। तो इसको आप डिले कर सकते हो लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। नेचुरल शिफ्ट होगा, हाँ होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा जी, जी, जी। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू बन जाता है और गांवों में गोल्ड का वैल्यू कैसे बन जाता है। वो उसको खरीदते हैं और उसको सेफली रख देते हैं। 20 साल बाद उनके घर में शादी आती है, वो उसको बेचने के लिए निकलते हैं, तो उनको पता चलता है कि इसका वैल्यू इतना बढ़ चुका है। तो यहाँ फिर नोट करेंगे कि जो की पॉइंट है होल्डिंग, उन्होंने उसको 20 साल तक होल्ड करके रखा, उस पर विश्वास किया। अब फिर आप वही बात आ गई, अगर आप गोल्ड का रोज रोज प्राइस देखेंगे जी, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो 10% टूट गया, तो आप उसको बेचने को दौड़ेंगे। सही बात है। तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में एक दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप उसको खरीद लेते हो, आप हर तीसरे मिनट उसका प्राइस चेक करने लग जाते हो। लेकिन जब आप एक घर खरीदते हो या आप गोल्ड खरीदते हो, तो आप उसकी प्राइस की डिटेल में नहीं जाते हो। तो ये जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती है इंडिया में, स्पेशली हमारे भारत में,
वो गोल्ड और हाउस प्रॉपर्टी से इसलिए होती है जी। यही पैसा अगर आप क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लगाएं जी। और उसको 20 साल तक ना देखें, तो जो उसकी ग्रोथ का रेट होगा वो गोल्ड और हाउस प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा होगा। ये आप अपना पिछले सालों का 20 सालों का डाटा आप इंटरनेट से या गूगल करके आप उसको निकाल के देख सकते हैं। जी हाँ। तो यहाँ चाहे वो फ्लक्चुएट करके प्रॉफिट में जा रहा हो चाहे लॉस में जा रहा हो, आप निश्चिंत रहो, छोड़ दो विश्वास करके कि एंड ऑफ द डे अच्छा होने वाला है। आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने अपना एनालाइज किया। अगर आप नहीं करते हैं तो जिन पे आप भरोसा करते हैं आपने उनसे बात करी और उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया, जो कि सेबी ऑथराइज्ड भी होते हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके आप उसको होल्ड करते हैं और पल पल उसका आप प्राइस नहीं चेक करते हैं, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है। ये बनेंगे और गोल्ड और घर से प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा इसका जो रिटर्न का परसेंटेज है वो निकलेगा। आप कोई भी अच्छा स्टॉक उठा लें या कोई भी अच्छी क्रिप्टो 2009 से उठा लें, तो 2009 से लेके 2021 तक में जो एप्रिसिएशन हुआ है, जैसे हमने बीटीसी की बात करी कि 68 करोड़ % का उसमें एप्रिसिएशन हो चुका है। गोल्ड की हमने बात करी कि चलो हमने बढ़ा के भी मान लें तो 500-600% का एप्रिसिएशन हुआ। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो होल्डिंग यहाँ एक पॉइंट आता है। और अब हम इसको आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले एपिसोड्स में और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर सर यही समझा जाए कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसको होल्डिंग करने का जो एक कला है, अगर आर्ट है, आपने वो सीख लिया, अगर अपने इन्वेस्टमेंट पर अगर आप विश्वास करना सीख गए तो आप एक अच्छा कर रहे होंगे, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे होंगे। और एंड ऑफ द डे जब दिन की अंत हो रही होगी तो उस समय आप कुछ अच्छा लेकर निकल रहे होंगे। तो अपने दर्शकों से हम यही बताना चाहेंगे कि ये पूरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अगर आप जाते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं, तो आप एक अच्छे रिटर्न के साथ, एक अच्छे आउटकम के साथ आप इस मार्केट से कुछ प्राप्त कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अधिक जानकारियों के लिए, सारे एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को उसे प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।